हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एमए के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। आज के इस कैप्सूल में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें इस कैप्सूल में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में बातचीत करते हैं। पहले तो ये शब्द समझते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है। देखो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सीधा सीधा लेने देना है असेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर से। हम भी कहते हैं कोई भी कंपनी अगर कोई मेजर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली है, कहीं पर भी कैपिटल कमिट करने वाली है, तो उस कमिटमेंट से पहले, उस डिसीजन से पहले आप ये जरूर चेक करना चाहोगे कि क्या मुझे यहां पर इतना मोटा पैसा लगाना चाहिए, क्या मुझे इस नए प्रोडक्ट लाइन के लिए पैसा लगाना चाहिए, क्या मुझे इस नई मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नई फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो असेट एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस कहलाते हैं। और इन्हीं डिसीजंस के अंदर हम ये सोचते हैं कि क्या इस डिसीजन को लेने से, इस इन्वेस्टमेंट को करने से कुछ फायदा होगा या नहीं। ये जो फायदे और नुकसान की जो कैलकुलेशन है, इसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करके देख रहे हैं कि जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, जो हम असेट एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, क्या वो फायदेमंद है या नहीं। इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहा जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम इवैल्यूएट करते हैं फ्यूचर रिटर्न्स अगेंस्ट कॉस्ट ओवर द असेट्स लाइफ स्पैन। जो भी एसेट है उसकी लाइफ स्पैन के अगेंस्ट में चेक करते हैं कि भाई इस असेट पे फ्यूचर में कितना रिटर्न कमाने को मिलेगा अगर मैं ये खर्चा करता हूं। तो इस कंपैरिजन को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहा जाता है, कॉस्ट वर्सेस रिटर्न के कंपैरिजन को। ठीक है साहब, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के थ्रू होता है ये डिसाइड करना कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज कर सके जो हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू में एडिशन कर सके, उनकी वेल्थ में ग्रोथ कर सके। शेयर होल्डर का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है साहब, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब समझ में रखना। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब हम कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स यूज करेंगे उसमें सबसे पहले एक और चीज समझनी पड़ती है कि सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जब होता है तो हम कैश फ्लो पर फोकस करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर नहीं करते। ऐसा क्यों? ठीक है, हम यहां पे कहते हैं जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आएगी तो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रायोरिटाइज करती है कैश फ्लोज को, इनफ्लो और आउटफ्लो को, ओवर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स व्हेन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैश फ्लो को हम कहते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज पर अकाउंट इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। तो दिमाग में आता है सर ऐसा क्यों? कैलकुलेशंस कैश फ्लो के बेसिस पे, इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे क्यों हो रही है, प्रॉफिट के बेसिस पे क्यों नहीं हो रही? तो इसके पीछे भी साहब हमारे पास में कुछ रीजंस है। पहला तो देखो भाई क्या क्या रीजंस है कैश फ्लो आर प्रिफर्ड ओवर प्रॉफिट पे। सबसे पहला टाइमिंग मिसमैच। भाई देखो, जब आप अकाउंट्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो या कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो तो अक्रूअल बेसिस को फॉलो किया जाता है। अक्रूअल बेसिस में ऐसे खर्चे भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जो खर्चे एक्चुअली में अभी हुए भी नहीं है, या ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो अभी तक रेवेन्यू आया भी नहीं है, फ्यूचर में कभी आएगा, हो सकता है वो ना भी आए। तो यहां पे हम कहते हैं कि आप प्रॉफिट्स के अंदर ऐसे इनकम को रिकॉर्ड करते हो जब अर्न के बेसिस पे, जो अर्न कर चुके हो अक्रूअल बेसिस। बट कैश फ्लो जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा जो एक्चुअली में पैसा हाथ में आ चुका है। ठीक है, इसको एक ऐसे समझो, मान लो आज मैं आपके सामने बोलता हूं एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है इन्वेस्टमेंट की, हम 5 लाख में आज परचेज करेंगे गुड्स, और आज के आज ये गुड्स 20 लाख में मार्केट में बिक भी जाएंगे। कहीं से 5 लाख में माल लाएंगे और आज जहां पे जरूरत है वहां पे 20 लाख में ये माल बेच भी देंगे। ठीक है, डिमांड का कुछ ऐसा खेल हो रहा है कि भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, हम जाकर के सप्लाई जहाँ पर है वहाँ से माल खरीद के लाएंगे, जहाँ पर डिमांड है वहाँ पे बेचेंगे, 15 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन पैसा 1 साल बाद मिलेगा। एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इस सौदे में ऑन पेपर 15 लाख का प्रॉफिट है, बट जेब में 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है क्योंकि कैश जीरो आया है। आउटफ्लो हुआ है 5 लाख का, इनफ्लो 20 लाख का 1 साल बाद होगा। 1 साल तक ऑन प्रॉफिट तुम 15 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हो, बुक्स में तुम 15 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हो, लखपति बन चुके हो, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं है, टेंशन में रहोगे, खुशी पे नहीं रहोगे। ये डिफरेंस होता है कैश फ्लो और प्रॉफिट का। इसलिए हम कहते हैं कैश फ्लो लेके चलेंगे साहब, जो पैसा आया है उसकी बात करेंगे, फ्यूचर में जो आने वाला है वो फ्यूचर किसने देखा, फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए कहते हैं कि जो पैसा आ रहा है उसकी बात करो, जो आएगा वो आएगा तब देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉस्ट के लिए भी है। फिर P&L में कुछ नॉन कैश खर्चे भी रिकॉर्ड होते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, हम कहते हैं इनको भी कंसिडर नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ कैश फ्लो को लेके चलते हैं। कैश फ्लो में भी हम पढ़ेंगे रिलेवेंट कैश फ्लो का कंसेप्ट। ठीक है, फिर कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है
उनको भी आप करते हो परचेज असेट्स, एग्जांपल मशीनरी रिक्वायर फुल कैश आउटफ्लो अपफ्रंट बट ओनली एनुअल डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स प्रॉफिट। आप क्या करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो पूरा खर्चा नहीं दिखाते, आप तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। एक्चुअली में बैंक अकाउंट में तो सारा पैसा जा चुका है ना। हम कभी भी कोई असेट भी खरीदते हैं ना, एक नॉर्मल, आप कभी जिनके भी घर में बिजनेस वगैरह है, आप पापा वगैरह को ना कभी बात करते हो सुनना, उन्होंने कभी कोई अगर मान लो असेट भी खरीदी, कहने को असेट है लेकिन फिर भी बोलेंगे आज यार 1 लाख का खर्चा हो गया। बोले क्यों? अरे 1 लाख की मशीन खराब होगी, नई मशीन खरीदनी पड़ी। अब आप उनको समझाने की कोशिश करना कि पापा नहीं 1 लाख का खर्चा का हुआ, ये मशीन तो देखो 5 साल चलेगी, तो टेक्निकली खर्चा तो 20 हजार का हुआ है। पापा बोलेंगे मेरे को मैं समझा, 1 लाख का मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा गया, मेरे को 1 लाख का मेरे लिए खर्चा है आज की तारीख में, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लॉजिकल बात करते हैं, तो यहाँ पे हम भी कहते हैं कैश फ्लो लॉजिकल है, साहब लॉजिकल बात करेंगे। पैसा जो जा रहा है उसका हमें इफेक्ट पड़ेगा, पैसा जो आ रहा है उसका ही हमें फायदा होगा, जो आने वाला है फ्यूचर में उसको लेके अभी नहीं सोच सकते। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। फिर हम कहते हैं कि जो फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है, लोन्स, इक्विटी, इशुएंस वगैरह, इन चीजों को तो आप प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते हो, लेकिन कैश फ्लो का इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं नहीं हम तो कैश फ्लो लेके चलेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है सब्जेक्टिविटी इन प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है साहब। आप इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का तरीका चेंज कर लो, डेप्रिसिएशन का तरीका चेंज कर लो, अमोर्टाइजेशन का तरीका चेंज कर लो, आपके प्रॉफिट के फिगर चेंज हो जाएंगे। तो सब्जेक्टिव है साहब प्रॉफिट का फिगर, इसलिए हम कहते हैं ना हम कैश पे चलेंगे। कैश जो है वो हमारा वेरीफाइबल है, ऑब्जेक्टिव होता है। एंड लिक्विडिटी रियलिज्म, ये चीज मैंने बोली कि भाई प्रॉफिट्स इज नॉट इक्वल टू स्पेंडेबल कैश। जो भी एग्जांपल दिया कि 5 लाख में माल खरीदा, 20 लाख में बेच दिया, 15 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं खर्च करने के लिए खुशी भी नहीं मना सकते। जो प्रॉफिट हुआ है उसकी पार्टी भी नहीं दे सकते हो दोस्तों को। दोस्त आके बोलेगा भाई 5 लाख का माल तूने 20 लाख में बेचा है, 15 का प्रॉफिट, ला पार्टी दे। बोलोगे 1 रुपया नहीं आया, भाई पैसा आएगा तब पार्टी लेने आना, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू स्पेंडेबल कैश। इस वजह से कैश फ्लो को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं देते। अब कैश फ्लो में भी कौन से कैश फ्लो? सिर्फ रिलेवेंट कैश फ्लो। रिलेवेंट को याद रखने का 3 क्राइटेरिया होता है। पहला तो भाई कैश फ्लो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो की बात करें तो रिलेवेंट वही है जो कैश में है। दूसरा इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल को अपन एडिशनल भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा कैश फ्लो जो अभी नहीं हो रहा है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो अभी नहीं हो रहा है, फ्यूचर में नया होगा। मान लो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने एक प्रीमाइस ऑलरेडी रेंट पे ले रखा है, तो ये रेंट कॉस्ट तो आपको आज भी बियर करनी है, नई इन्वेस्टमेंट के बाद में भी बियर करनी है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि नई फैक्ट्री को हम रेंट पे लेंगे। अभी जो नई फैक्ट्री को रेंट पे लोगे, और अभी आपने ऑलरेडी मान लो एक फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बी के लिए एक नई फैक्ट्री को रेंट पे लेना पड़ेगा, तो ये जो नई फैक्ट्री का रेंट है ये एडिशनल है। जो ऑलरेडी फैक्ट्री ए का टैक्स रेंट दे रहे हो वो तो आपका कमिटेड कॉस्ट है, उसको लेके नहीं चलना, सिर्फ एडिशनल वाली लेके चलनी। तो कैश फ्लो होने चाहिए इंक्रीमेंटल, एडिशनल। और थर्ड फ्यूचर, जो अभी तक हो रहे हैं, जो पास्ट में हो चुके हैं, जो संक कॉस्ट हैं, उनको लेके नहीं चलते। तो फ्यूचर होना चाहिए, इंक्रीमेंटल होना चाहिए और कैश होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सिर्फ से याद रखना, CIF सिर्फ, ठीक है ना, कि भाई कैश में होना चाहिए, इंक्रीमेंटल होना चाहिए और हमारे पास में फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिलेवेंट का मतलब क्या हो गया? जो संक कॉस्ट है, मतलब पास्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, नॉर्मली मार्केट रिसर्च वगैरह क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो वो पास्ट कॉस्ट होती है। कमिटेड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी कमिट कर चुके हो, जैसे रेंट। अब रेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर रेंट तो अगले महीने भी देना है, उसके अगले महीने भी देना है, लेकिन रेंट का एग्रीमेंट बच्चों अगर इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले से आपने बना रखा है तो ये कमिटेड कॉस्ट है। ये वो कॉस्ट है जो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से नहीं आई है, ये ऑलरेडी आपको इंकर करनी थी, भले फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये फ्यूचर है, कैश है, बट इंक्रीमेंटल नहीं है, इसलिए ये कमिटेड कॉस्ट को हम नॉन रिलेवेंट लेके चलते हैं। रिलेवेंट वो है जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, कैश, फ्यूचर एंड इंक्रीमेंटल। रेंट का जो अभी का खर्चा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेंटल एग्रीमेंट्स है, वो कैश में है, फ्यूचर है, बट इंक्रीमेंटल नहीं है ना, क्योंकि सेम आपको अभी से पिछले महीने भी पे करा था, उसके पिछले महीने भी पे करके आए हो, आने वाले महीने में भी पे करोगे, इस महीने में भी पे करोगे, तो ये तो कमिटेड कॉस्ट है, सेम कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल क्या है इसके अंदर? इसमें कुछ नया इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, पहले भी इतना ही रेंट पे कर रहे थे, अभी भी इतना ही रेंट पे कर रहे हो। हाँ, नई फैक्ट्री, नई वेयर हाउस का रेंट लगेगा तो वो इंक्रीमेंटल है, ठीक है ना। तो कमिटेड कॉस्ट को नहीं लेके चलते। फिर नॉन कैश फ्लोज हमारे काम के ही नहीं, क्योंकि हमें काम के ही कैश फ्लो है। और एक जो इंपॉर्टेंट है, जनरल फिक्स्ड ओवरहेड, ये ध्यान रखना, जो फिक्स्ड ओवरहेड का अलोकेशन होता है उसको भी हम रिलेवेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि ये अलोकेटेड कॉस्ट से, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, तो हेड ऑफिस की कॉस्ट है या कोई जनरल कॉस्ट है कंपनी की, उसका एक हिस्सा हमें दिया जा रहा है, तो ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये हमें उसका शेयर मिल रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं। तो ये 4 चीजें हमारे लिए नॉन रिलेवेंट में होती है। संक मतलब पास्ट कॉस्ट, कमिटेड मतलब वो कॉस्ट जो ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हो, जिसको आपका पेमेंट आपको करना ही करना है,
नॉन कैश फ्लो कॉस्ट, नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऐसे खर्चे, और आपके जनरल फिक्स ओवरहेड, ये 4 चीजें नॉन रिलेवेंट कैश फ्लोज में आती है, इसका ध्यान रखना है। हाँ जी, अब आते हैं एक अच्छे कंसेप्ट है जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात होगी तो हम डिस्काउंटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे अपना जो एग्जांपल था, इसमें हमने 5 लाख में गुड्स खरीदे, 20 लाख में माल बेचा, बट 20 लाख 1 साल बाद मिलेगा। एक तो कैश में दिक्कत है, सेकेंडली आज अगर 20 लाख मिल जाते तो आप आज मार्केट में जाके 20 लाख के गुड्स खरीद सकते थे, या 20 लाख की कोई भी जो पर्टिकुलर चीज आपको खरीदनी हो वो आप वैल्यू ले सकते थे। 1 साल बाद जब 20 लाख आएंगे तो जो चीज आज 20 लाख की, मान लो आपको एक कार खरीदनी थी 20 लाख की, आज 20 लाख की है, आज अगर 20 लाख मिल जाते तो आप 20 लाख में कार खरीद लेते। बट अगर आज नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो 1 साल बाद शायद कार की वैल्यू 21 लाख हो सकती है, लेकिन आपको तो 20 लाख ही मिलेंगे। तो आज 20 लाख की जो परचेजिंग पावर है वो 1 साल बाद सेम नहीं होती, कम हो जाती है। तो पैसा ओवर टाइम अपनी वैल्यू, अपनी परचेजिंग पावर लूज करता है। इसलिए कहते हैं कि आज का $1 कल के $1 से ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि आज $1 में मैं $1 की गुड खरीद सकता हूं, लेकिन कल जब वो $1 आएगा तो गुड्स महंगे हो जाएंगे, तो मुझे या तो कम क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी या सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू लूज कर रहा है टाइम के साथ में पैसा। वैल्यू कौन सी? परचेजिंग पावर वाली वैल्यू लूज कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे रीजन एक तो इन्फ्लेशन है, 2 और रीजन होते हैं, एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एक रिस्क। रिस्क मतलब फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से भी हम कहते हैं कि फ्यूचर के पैसे को कम वैल्यू देते हैं, आज के पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, आज का पैसा सिक्योर है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो हमने कहा, मनी टुडे कैन बी स्पेंड और री इन्वेस्टेड टू अर्न मोर मनी। अगर आज पैसा मिल जाता है तो आप उसको आज अपने हिसाब से कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी और जगह पर यूज कर सकते हो। फ्यूचर में मिलने वाले पैसे का ना तो कोई गारंटी है, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इसका भी अभी कुछ कह नहीं सकते। इन रीजन की वजह से हम कहते हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसकी वजह से फ्यूचर का पैसा वैल्यू लूज करता है। तो जब हम फ्यूचर के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं तो उनको डिस्काउंट करके आज की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। और इसी में हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें एक मेथड अपन एनपीवी भी कहते हैं जिसको। अब जब हम बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि हमें कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। और जब भी आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे तो हम उन टेक्निक्स को कहते हैं, जो भी मेथड्स हैं जिनमें वो कैश फ्लो यूज हो रहे हैं जो डिस्काउंटेड वाले हैं, इन सबको एक साथ बोला जाता है डीसीएफ टेक्निक्स या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। हमारे पास में 3 है, एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है ना, ये 3 डीसीएफ की टेक्निक्स है। ये वो टेक्निक्स है जहां पर हम प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग देम टू देयर प्रेजेंट वैल्यू टू अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका पर्पस क्या है साहब? टू एंश्योर फ्यूचर कैश फ्लोज आर वैल्यूड फेयरली इन टुडेज टर्म। फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज के हिसाब से सही ढंग से वैल्यू करने के लिए डिस्काउंट किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास में 3 तरह के मेथड है जिनके थ्रू अपन ये काम करते हैं। ठीक है, पहला एनपीवी, दूसरा आईआरआर और तीसरा डिस्काउंटेड पेबैक। एक एक करके इनके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे सामने आ रहा है एनपीवी, नाम ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला होता है साहब, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करना है, इससे आपके पास में आएगी एनपीवी। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को करेंगे एक्सेप्ट, अदरवाइज प्रोजेक्ट को करेंगे रिजेक्ट। बात खत्म। इतना सा ध्यान रखने वाली चीज है। एनपीवी पॉजिटिव तो एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट करने का है। ठीक है साहब, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अपने को पता ही है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटेड फैक्टर, या फिर आप कह सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस r टू द पावर n। इसको अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल देते हैं, इसलिए फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है ये अपने को टेबल में से मिल जाता है, या चाहो तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। जिन लोगों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना नहीं आता है, पिछली वाली कैप्सूल सीरीज देखना, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, मैंने वहां पे ये सारी चीजें बताई है कि कैसे अपन इन चीजों को सॉल्व करते हैं, कैसे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। हाँ, एनपीवी में सिंपल है, अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है तो वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आपको एक्सेप्ट करना है। 0 है तो ब्रेक इवन है, आपकी इच्छा, जो करना चाहो करो, इंडिफरेंट है अपन। और लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रही है वेल्थ, इसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर 2 प्रोजेक्ट कंपेयर करने हैं तो उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ये चीज जरूर ध्यान में रखने की होती है। क्वेश्चन करते देखो,
एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन न्यू इक्विपमेंट, द एस्टिमेटेड कैश फ्लो आर एस फॉलोज। ये आपको दे रखे हैं। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी डिस्काउंटिंग रेट है, जिसके बेसिस पे अपन इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग। अच्छा, यहाँ दे रखा है मैंने आपको, ठीक है, यहाँ फॉर्मेट में लेते हैं। तो ये कैश फ्लोज है अपने पास में 2,40,80, 120, 40/20। ठीक है, अब आपको डिस्काउंटिंग लेके चलनी 9% पे, 9% पे डिस्काउंटिंग लेके चलनी है। आप टेबल से ले सकते हो वैल्यूज। ठीक है, तो टेबल में निकाल लेते हैं वैल्यूज। हमारी एमए की फॉर्मूला टेबल निकाल लेते हैं, उसमें अपने को वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पेज के ऊपर अपने को वहाँ पे मिलती है प्रेजेंट वैल्यू की टेबल। उसमें मैं आया 9% पे, 9% के मैंने फैक्टर ले लिया, तो 0 ईयर पे तो 1 ही होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर पे है 0.917, 0.842, 0.772, 0.708 एंड 0.650। ये आ गए। इनको करो आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख दो इनका आंसर। ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यूज आपके पास में। ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते थे। कैलकुलेटर पे अगर निकालना हो तो मुझे 1/1 प्लस 9% से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1.09 इक्वल टू दबाया एक बार तो 0.917, एक बार और इक्वल टू दबाया तो 0.8416 आ रहा है, तो 842 हो जाएगा। एक बार और दबाया 772, एक बार और दबाया 708, एक बार और दबाया 6499 हो रहा है, तो 650 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं बस। ये तो 2,40,000 का 2,40,000 है, इधर 80 इंटू 0.917, इधर 1,20,000 इंटू 0.842, इधर 70 इंटू 0.772, इधर 40 इंटू 0.708, इधर 20 इंटू 0.650। ठीक है, सबको सम कर दो। तो 2,40,000 नेगेटिव है, प्लस 73360 प्लस 1041040 प्लस 54040 प्लस 28320 प्लस 13220, 29760। ये आ गया पॉजिटिव एनपीवी। अगर एनपीवी अपनी आ रही है पॉजिटिव, तो उस केस में बोलेंगे प्रोजेक्ट को करना है एक्सेप्ट, अदरवाइज करना है रिजेक्ट। या हम बोलेंगे एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बस इस तरीके से काम करना है, सिंपल सा है। ठीक है साहब, ये आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कभी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है देखो, कंपनी इज कंसिडरिंग स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट वुड बिगन इमीडिएटली एंड लास्ट फॉर 3 years, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द प्रोजेक्ट। स्टार्टअप कॉस्ट दे रखी है आपको 1 लाख की। ठीक है, एंड इंक्लूड मशीनरी विच हैज नो रीसेल वैल्यू, इट विल कॉस्ट 20,000 टू डिस्पोज द मशीनरी। अच्छा, मशीन खरीदने में 1 लाख का खर्चा होगा, लाइफ है 3 साल की, और 3 साल बाद में बेचने पर तो कुछ नहीं मिलेगा, नो रीसेल वैल्यू। उल्टा डिस्पोज करने का खर्चा और है 20,000 का। ठीक है साहब, तो इसको अगर लिखें तो देखो, स्टार्टअप कॉस्ट तो है ये 1 लाख की। ठीक है, ठीक है, और डिस्पोजल का खर्चा और है 3rd ईयर में 20 का खर्चा है, तो नेगेटिव, आउटफ्लो नेगेटिव, इनफ्लो पॉजिटिव। फिर बोल रहा है इनिशियल रिसर्च कॉस्टिंग 2500 हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखो, इनिशियल रिसर्च कॉस्टिंग, ये जो खर्चा ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट है तो ये नॉन रिलेवेंट है। नॉन रिलेवेंट है तो इसको मैं अपनी कैलकुलेशन में खर्चा नहीं मानूंगा। नॉन रिलेवेंट है तो इसको करेंगे इग्नोर, ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन इससे मुझे कॉस्ट और रेवेन्यू की जो कैलकुलेशन है वो मेरे काम की। उसमें बोल रहा है द रेवेन्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एनुअल कैश सेल विल बी 60,000 एंड ईयरली कॉस्ट विल बी 30% ऑफ द सेल्स। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 6% की, 6% के आपको फैक्टर दे रखे हैं, आपको एनपीवी निकालना है। ठीक है साहब, तो देखो एनुअल कैश सेल बोल रखी है अपने को 60 की है, 60 ये हो गया। 30% इसका है ना, तो 18,000
ये आ गया, ये आ गई साहब नेट कैश फ्लो। छः % का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1.00, 0.943, 0.890, 0.840, ये आ गया। अब इनकी निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले रिलेवेंट कैश फ्लोज को लेकर के नेट कैश फ्लो निकाला, उनको प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास में आंसर आएगा, सबका सम करूंगा, मेरे पास में एनपीवी आ जाएगी। $39606, 37380, नेगेटिव आ रहा है सर, नेगेटिव आ रहा है तो आ रहा है, मतलब फिर प्रोजेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इसको करेंगे रिजेक्ट। एक बार और चेक कर लेते हैं। इतना नहीं आ रहा है, ये 4534 नेगेटिव आ रहा है। फोर 534 स्टिल नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे। नेगेटिव एनपीवी है तो फिर हमारे काम की नहीं है, हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे रिजेक्ट। ठीक है साहब, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले कैश फ्लोज निकाले, कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, दे रखे तो ठीक है, नहीं दे रखे तो टेबल से निकाल सकते हैं, और लास्ट में निकाल दी एनपीवी। बेसिक सा काम करना है। ध्यान रखना संक कॉस्ट को लेकर के नहीं चलना है, कभी भी संक कॉस्ट हो, ओवरहेड्स के बारे में बात कर रखी हो, कमिटेड कॉस्ट के बारे में बात कर रखी हो, तो वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो उनको अपन इंक्लूड नहीं करते। धन्य साहब, आगे बढ़ते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड है साहब आईआरआर का। अब देखो आईआरआर को कभी भी एक्सप्लेन करना हो तो सिंपल सा दिमाग लगाना, आईआरआर वो रेट है, वो मैक्सिमम रेट है जिसपे मैं बैंक से लोन एक्सेप्ट कर सकता हूं। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लाना है, या मार्केट से पैसा उठाना है, या मान लो किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से पैसा लेना है, तो मैं कितनी कॉस्ट उसको पे कर सकता हूं, वो मेरा मैक्सिमम आईआरआर बताती है। आईआरआर के ऊपर जाकर के, आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर जाकर के आपका एनपीवी हो जाता है 0। तो अगर बैंक आपसे इस आईआरआर से भी ज़्यादा रेट मांग रहा है, तो फिर उस केस में प्रोजेक्ट ही आपके लिए किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, डिस्काउंटिंग रेट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो आईआरआर को ध्यान रखना, आईआरआर वो रेट है जिससे ऊपर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग का रूल है वो भी सिंपल सा हो जाता है कि अगर मेरी आईआरआर ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी आपकी, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। मतलब आईआरआर ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, मुझे पता पड़ा कि प्रोजेक्ट की आईआरआर है 18%, मतलब 18% पे तक का इंटरेस्ट मैं बैंक से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बैंक मेरे को 15% का ऑफर दे रहा है, तो मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, 15% में मेरे को फायदा होगा। यहीं पे अगर आईआरआर कम है, आईआरआर है 15 और बैंक मांग रहा है 18% का ब्याज, तो फिर मैं पे कहाँ से करूंगा? मेरे को 15% पे ही प्रोजेक्ट हो रहा है, एनपीवी 0 हो रही है, तो फिर 18% पे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट को करना चाहिए रिजेक्ट। ठीक है साहब, तो एनपीवी को हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो रेट जिसपे आप मार्केट से या जहां से भी पैसा ला रहे हो, उसके लिए आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट होती है। ठीक है, सॉल्यूशन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अब वैसे तो जब आईआरआर निकालनी होती है एक्चुअली में, तो हम कहते हैं कि आप अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट पे अपनी एनपीवी को लिखते जाओ, जहां पर एनपीवी जाके 0 होगी उस डिस्काउंट रेट पर आईआरआर निकल के आती है। बट ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि एक एक रेट पे अगर निकालते जाएंगे तो कितने पे निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका शॉर्टकट निकाला, हमने कहा कि एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने सब, फॉर्मूले को याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। हम कहते हैं आईआरआर इज इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस एनपीवी बाय लोअर रेट अपॉन एनपीवी बाय लोअर रेट माइनस एनपीवी बाय हायर रेट इनटू
हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लोअर रेट प्लस पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वापस एक बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लोअर रेट में ऐड करेंगे, मेरे पास में सीधी IRR आ जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला ले जाना है, याद करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। इसको लगाते हैं। हाँ, इससे क्या हो रहा है, बस इसमें एक दिक्कत है, ये एक्चुअल IRR नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाते हो, एक तो इसको इंटरपोलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो पोल के बीच में आंसर निकाला जा रहा है। अपन एक लोअर रेट ले लेते हैं, एक हायर रेट ले लेते हैं। लोअर रेट के ऊपर आपकी जो NPV आती है वो पॉजिटिव होती है, और हायर रेट वो रेट है, कोई भी रेट जिसके ऊपर NPV नेगेटिव हो जाती है। तो अपन गैस करते हैं नॉर्मली 10-20, 10-25, 5-15 ऐसी कोई गैस कर लेते हैं, उसके हिसाब से लोअर और हाई रेट लेते हैं। लोअर रेट पे चाहिए आंसर पॉजिटिव, हाई रेट पे चाहिए आंसर नेगेटिव, इन दोनों के बीच में कहीं पे जीरो है तो वो अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये एस्टिमेटेड मेथड है, तो यहाँ से जो आंसर आता है वो एस्टिमेट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल थोड़ी उससे कम होती है, ये एस्टिमेट आंसर है, ये हमेशा एक्चुअल IRR से थोड़ा ज़्यादा आता है, बट हमारे एग्जाम में ये काम कर जाता है। हम कहते हैं हमें इस वाले से काम चल जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं आता है, तो बताने के लिए बोल रखा है, जो डिफरेंस आता है थोड़ा सा कम ही आता है, बट डिफरेंस आता है, ठीक है ना। एक्चुअल IRR थोड़ी सी अलग आती है। एक्चुअल IRR कैसे निकालते हैं, जब FM में आओगे ना, तो एक्सेल में कैसे निकालते हैं एक्चुअल IRR वो तुम्हें बताऊंगा, तो वहाँ तुम्हें डिफरेंस पता पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, IRR अगर परपेचुटी की निकालनी हो तो फिर तो आंसर बहुत आसान सा आंसर है, इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना। वहाँ हम कहते हैं सीधा जो एनुअल कैश फ्लो है उसको डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास में सीधी IRR आती है। तो ये फॉर्मूला है, इसको भी लगा के देखेंगे। और अगर एन्युटी का केस है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आप एक काम करो, आप रिवर्स काम करो। आपके पास एन्युटी की टेबल होती है, तो हम कहते हैं टेबल में से IRR की रेट निकाल लेंगे। आप ना एन्युटी का फैक्टर निकाल दो, और फैक्टर को देखो उस टेबल में, जिस परसेंटेज पे वो फैक्टर मिल जाए आपको, तो वो परसेंटेज आपका IRR बन जाता है। तो यहाँ पे आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एन्युटी अमाउंट, जो आपका कैश फ्लो है, उससे आप निकालो एन्युटी फैक्टर, और इस फैक्टर को मैच कर दो अपनी टेबल से टू द क्लोजेस्ट रेट इन द एन्युटी टेबल फॉर पीरियड एन, जो भी पीरियड है उसके लिए क्लोजेस्ट रेट निकालो, और उसके हिसाब से उसको आप IRR मान लो, ठीक है। इसको भी अपन देखेंगे एक बार। हाँ जी, एक तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला देखते हैं, तो अपने को 20% पे NPV दे रखी है, 30% पे NPV दे रखी है, मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मुझे निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई, IRR इज इक्वल्स टू लोअर रेट है 20 प्लस NPV बाय लोअर रेट है 8510 अपॉन NPV बाय लोअर रेट माइनस NPV बाय हायर रेट। हायर रेट पर NPV ऑलरेडी नेगेटिव है, होनी भी चाहिए नेगेटिव, ठीक है, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो 30 माइनस 20, और इस पूरे को वापस से ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 में प्लस कर दो, 20 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8510 डिवाइड बाय 17660 इंटू 10, तो 20 प्लस इसको करें तो 8510 डिवाइड बाय 17660 इंटू 10, ये है, थोड़ा सा गलत आ रहा है, 85 बाय 17660, 4.82 कर देना इसको, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 24.82, डन, ठीक है ना, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 10 करा, ये आंसर आया, इसको 20 से प्लस करा, 24.82, ये इंटरपोलेशन से एस्टिमेटेड आंसर आ गया, ठीक है। लोअर रेट फॉर्मूला सिंपल सा है, लोअर रेट प्लस NPV बाय लोअर रेट डिवाइड बाय NPV बाय लोअर रेट माइनस NPV बाय हायर रेट। इसको सॉल्व करके हायर रेट माइनस लोअर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरे को लोअर रेट में ऐड कर देंगे, तो मेरे पास में आ जाएगी IRR। सॉल्व करा,
यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा माइनस माइनस प्लस ही होगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके आंसर निकाला, ये मेरे पास में आंसर आ गया। ठीक है साहब, ये इंटरपोलेशन हुआ, 24.8 आ रहा है। अब एक बार परपेचुटी का देख लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 5670 पर एनम इन परपेचुटी। आपको निकालनी है, एनपीवी निकालने को बोला जा रहा है। अच्छा, तो एनपीवी निकालनी है एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9% बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार आईआरआर भी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों होगा यहाँ पे, एनपीवी एंड आईआरआर दोनों निकालते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, पहले एक बार आईआरआर निकाल लेते हैं और फिर एनपीवी निकालते हैं। देखो आईआरआर अगर निकालनी हो तो सिंपल फॉर्मूला है 5670 का कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 की इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है आईआरआर का। तो 5670 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, 11.34%, ये अपना आंसर। अब मुझे इसकी अगर एनपीवी निकालनी है तो एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी आती है। अच्छा, अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कैप्सूल के अंदर परपेचुटी की अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो भी फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। हम कहते हैं कैश फ्लो डिवाइड बाय आर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए हम बोल सकते हैं 5670 डिवाइड बाय आर, आर दे रखी है 9% की, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 50,000। ठीक है सर, $63 माइनस 50, एनपीवी हो गई 13,000 की। ठीक है ना, तो परपेचुटी के केस में ये एनपीवी भी हो गई और ये अपनी आईआरआर भी हो गई। आईआरआर का भी फॉर्मूला है कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 आईआरआर आती है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पिछली वीडियो में बता रखी है, आप वहां जाके देख सकते हो, कैश फ्लो डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो कैश फ्लो डिवाइड बाय आर से आ गया प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करा, मेरे पास में एनपीवी आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन एन्युटी का भी कर लेते हैं। Pluto has been offered a project costing 50,000. The return are expected to be 10,000 each year for 7 years. 7 ईयर का n है, तो n 7 है, एनुअल कैश फ्लो 10 है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 50 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रखी है। कैलकुलेट करना है whether the project can be accepted, कैलकुलेट द IRR। पहले तो बोलना है एक्सेप्टेड, मतलब मुझे निकालनी है एनपीवी, और फिर इसकी निकालते हैं आईआरआर। ठीक है, दोनों चीजें निकालते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं एनपीवी का। देखो अब एनपीवी के लिए भी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एन्युटी है, तो मैं इसका भी शॉर्टकट यूज करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अपने को यहाँ पे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो तो 0 ईयर पे, तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर ही होती है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालनी है एन्युटी की, तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है कैश फ्लो इंटू एन्युटी फैक्टर। ठीक है साहब, तो कैश फ्लो अपना है 10,000, एन्युटी फैक्टर मेरे को मिल जाएगा एन्युटी की टेबल से। तो अपनी जो फॉर्मूला टेबल मिलती है उसकी थर्ड शीट पे आपको एन्युटी टेबल मिलती है। रेट दे रखी है 10% की, एन दे रखा है 7 साल का, तो 10% का 7 साल का फैक्टर देख लो। 10% का 7 साल का फैक्टर है 4.868, 4.868 ये आया। इसमें से आउटफ्लो माइनस कर दो, आउटफ्लो है 50,000 का, तो ये आ गई एनपीवी ऑफ एन्युटी। ठीक है, नेगेटिव आ रही है 1.1320, तो ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो हो जाएगा रिजेक्ट। अब इसी का बी मुझे निकालनी है आईआरआर। अब आईआरआर के लिए अपन लगाएंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट कहता है कि आप क्या करो, आप निकाल दो एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो कैश फ्लो से, तो आपके पास में आ जाएगा एन्युटी फैक्टर। ये मेरे ख्याल से आएगा 5.00,
एंटिटी फैक्टर 5.00। अब इस 5.00 को आप अपने टेबल में सर्च करो 7 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो ये एन्युटी फैक्टर की टेबल में आए, 7th ईयर वाली जो रो है उसमें मुझे ढूंढना है 5.00 के नियरेस्ट मुझे क्या मिल सकता है। 7th ईयर की रो में 5.00 के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मुझे मिल रही है 5.003, मुझे टेबल के अंदर मिल रहा है 5.033 और ये मुझे मिल रहा है 9% पर। तो हम बोल सकते हैं कि एस्टिमेटेड IRR जो है वो 9% की है। एस्टिमेटेड है, एक्चुअल आंसर नहीं है, बट अपना काम कर जाता है। एन्युटी के टेबल केस में वो कहता है आप तो शॉर्टकट से निकालो, शॉर्टकट वाले आंसर को वो सही मानता है। आप वो भी कर सकते हो, लो रेट हाई रेट वाला। ये आपकी हाई रेट हो जाएगी, 10% की हाई रेट हो जाएगी, एक बार 5% पे निकाल दो वो लो रेट हो जाएगी और उसके हिसाब से आंसर निकालो। कुछ एग्जैक्ट आंसर आएगा, उस केस में 8.9 समथिंग कुछ आ जाएगा, बट अपने को ये 9% भी वो एग्जाम में सही आंसर मानेगा शॉर्टकट से। शॉर्टकट के लिए एन्युटी फैक्टर निकाला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो से 5 आया। इसका मैंने नियरेस्ट अपनी टेबल में देखा, मेरे पास में IRR आ गई, ठीक है। और इस फैक्टर को बस मैं देख रहा हूँ 7 ईयर की, एन ध्यान रखना है, एन मेरा 7 है, तो मुझे 7th ईयर की रो में देखना है कि नियरेस्ट फैक्टर जो मिल जाए मुझे इसके, वो वाली रेट मेरी IRR है, ठीक है सर। तो ये आपका शॉर्टकट से हुआ IRR और NPV। तो एन्युटी परपेचुटी दोनों के केस में मैंने आपको एक बार समझा दिया। लास्ट हमारे पास में बच रहा है साहब पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड दो तरीके से होता है, एक नॉन डिस्काउंटेड, एक डिस्काउंटेड। पे बैक पीरियड होता क्या है, पे बैक पीरियड से भी इतना बताता है कि कितने टाइम पीरियड में आप अपनी कैपिटल को रिकवर कर पाओगे। जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है किसी प्रोजेक्ट में, वो कैपिटल कितने टाइम में आपको वापस मिलेगी, वो आपको आपका पे बैक पीरियड बताता है, ठीक है साहब। तो पे बैक पीरियड वही कहता है मेजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैश इनफ्लोज टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो जहां पे आपको कैश वापस मिल चुका है, ठीक है। और यहां पे हम कहते हैं कि भाई आप चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि भाई जैसे कंपनी बोलती है कि मुझे तो ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें 4 साल में पैसा वापस आना चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसका पेबैक पीरियड 4 या 4 से कम है। अगर दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका पेबैक पीरियड सबसे कम दे रखा है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन प्रोजेक्ट है, तो यहां पे कहते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर कंसीडर्ड द वन विद द शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज प्रीफर्ड। लेकिन कभी कभी पेबैक पीरियड का एनपीवी से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन IRR का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम कहते हैं जब भी किसी का भी एनपीवी से कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, एनपीवी जीतेगा। एनपीवी साहब बड़ा मेथड है, ठीक है, बड़ा राजा है, ठीक है। एनपीवी में और IRR में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एनपीवी जीतेगा। एनपीवी और पेबैक में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एनपीवी जीतेगा। सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए, हम किसको मांगे चलते हैं, एनपीवी को। उससे कोई और मेथड अगर कॉन्फ्लिक्ट पे आएगा तो एनपीवी को अपन जिता देंगे, एनपीवी को फॉलो करेंगे, ठीक है सर। पेबैक का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर इवन कैश फ्लो है तो हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। अगर अनइवन कैश फ्लो है तो आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल करके कैलकुलेशन करते हो, कैसे भी बता दूंगा, ठीक है। एक एक करके काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका इवन कैश फ्लो का है। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की और कैश इनफ्लो होंगे 30,000 पर ईयर देने का 30,000, तो ये इवन कैश फ्लो का केस है। जैसे ही इवन कैश फ्लो आ जाए फिर तो काम ही ईजी हो गया साहब। अब हर साल 30,000 कमाने वाले हो तो 2.5 लाख कमाने में कितना टाइम लगेगा, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 30,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो। ये तो सिंपल बढ़िया वाले सोच है। मैं कह रहा हूं 2 लाख इन्वेस्ट करें, हर साल 50,000 कमा रहे हो, कितने टाइम में 2 लाख वापस आएंगे, 4 साल में। वही लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। 8.33 ईयर्स। अब या तो आंसर ऐसे लिख लो, कभी कभी लेकिन वो बोलता है मंथ्स में लिखो। अगर इसको कन्वर्ट करना हो मंथ्स में तो मैं बोल सकता हूं 8 ईयर्स और कुछ महीने हैं ये। अब वो कुछ कितने, तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट में वैल्यू दे रखी है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, ये आएगा 4 राउंड अप में, ठीक है ना। 0.33 इंटू 12 करोगे तो 3.96 आएगा, राउंड अप में 4 हो जाएगा। तो 8 ईयर्स एंड 4 मंथ्स ये लेके चलेंगे। अब तुम यहाँ पे अगर पॉइंट ज़्यादा ले लोगे तो 3.999 समथिंग आ जाएगा, तो वो 4 ही हो जाएगा मोटा मोटी, राउंड अप में 4। तो 8 ईयर एंड 4 मंथ। मंथ में कन्वर्ट करना हो किसी चीज़ को तो पॉइंट में जो दे रखा है ना, ये तो 8 ईयर आ गया। ये पॉइंट वाले को मुझे महीने में कन्वर्ट करना है, तो उसको करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, उससे करूंगा, उससे मुझे महीने मिल जाएंगे। तो दोनों में से जो क्वेश्चन एग्जाम में बोले आपको वैसे आंसर लिखना है। नॉर्मल पूछा है ईयर्स में तो आंसर 8.33 है, अगर मंथ्स में पूछ ले तो 8 ईयर एंड 4 मंथ्स है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। अब एक अनइवन का भी देख लेते क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको अनइवन कैश फ्लो दे रखे और आपको बोला गया है आपको पे बैक पीरियड निकाला, सिंपल वाला मतलब नॉन डिस्काउंटेड वाला। तो अब यहां पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो।
आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लो। भाई फर्स्ट ईयर में तो 5,20,000 गए हैं, सेकेंड ईयर में 1,15,000 कमा लिए, तो 5,20,000 गए, उसमें से 1,15,000 तो वापस आ गए, तो 4,05,000 कमाने बच रहे हैं सर अभी भी। ठीक है, सेकेंड ईयर में 1,15,000 और कमा लिए, अभी भी सर 2,90,000 और कमाने बच रहे हैं। ठीक है, फिर 1,27 कमा लिए, स्टिल सर 1,63,000 और कमाने बच रहे हैं। फिर 131 कमा लिए, स्टिल सर 32,000 और कमाने बच रहे हैं। फिर 131 कमा लिए, 99 कमाने और बच रहे हैं, मतलब 99 एक्स्ट्रा कमा लिया। मतलब आंसर इन दोनों के बीच का है, आंसर 4 और 5 ईयर के बीच में है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 ईयर है और कुछ महीनों का है, या कह सकते हैं 4 पॉइंट समथिंग कुछ है यहां पे। अब ये कैसे निकालें ये पॉइंट, इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। भाई देखो यहां पे तुम्हें 32 कमाने थे, तुमने क्या करा, 5th ईयर में 1,31,000 कमा लिए। तो एक सिंपल लॉजिक लगाओ, आपने पूरे साल भर में कमाए 1,31,000, तो 12 महीने के हिसाब से हर महीने कितने कमा लिए तुमने? 1,31,000 डिवाइडेड 12, तो 10,916.66 ऐसा कुछ कमा रहे हो हर महीने। तो 32,000 कमाने में कितने महीने लग जाएंगे? अगर एक महीने में 10,916.66 कमाते हैं तो 32,000 कमाने में कितना टाइम लग जाएगा? 2.93, मोटा मोटी 3 महीने, तो 4 साल 3 महीने बोलो। या अब इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा भी कर सकते हो, इसको ईयर में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 3 डिवाइड बाय 12.25, ऐसे भी कर सकते हो। या डायरेक्टली करना चाहो तो 32,000 कमाने थे, कमा लिए 1,31,000, तो ऐसे निकाल लो, 32 डिवाइड बाय 1,31,000, 2.44 समथिंग आ रहा है, 2.44 समथिंग आएगा, मोटा मोटी 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.44 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो रिवर्स कर लो या ऐसे कर लो, सीधा करना चाहो तो। सॉरी मैंने 2.244 है ना, सॉरी 0.244 है, तो यहाँ पे इसको 4.244 ईयर्स या 24 ईयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालना हो ये पॉइंट तो सीधा सा अपना फॉर्मूला होता है, हम कहते हैं कि आपको जितना कमाना था, मुझे 32 कमाने थे और आपने कमा कितने लिए? 131, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका पॉइंट है। इतने टाइम में आप 32,000 कमा लोगे। पूरे साल भर में 1,31,000 कमाते हो तो 32 कमाने में कितना टाइम लगेगा? 0.244 ईयर, और 0.244 को 3 महीने में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधा 0.244 को मल्टीप्लाई बाय 12 करके निकाल सकते हो। या फिर ये दिमाग लगा सकते हो ऑल्टरनेटिवली, एक तरीका ये वाला है, एक तरीका ये वाला है। या फिर क्या दिमाग लगाएगा, मैंने कहा यार देखो एक साल में 1,31,000 कमाता हूं, तो मतलब एक महीने में इतने कमाते होंगे, तो 32,000 कमाने में कितने महीने लगेंगे? इतने महीने, मतलब मोटा मोटी 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ्स लग रहे हैं मोटा मोटी, तो 3 को यहां लगा। अब 3 को कन्वर्ट करना है ईयर में, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पे मंथ से ईयर पे जाना तो डिवाइड बाय 12 कर देना, 3 डिवाइड बाय 12 0.25 होता है, तो 4.25 या 4.24 दोनों आंसर ले लेगा वो। ठीक है साहब, तो ये तरीका है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाले और उसके हिसाब से अपन ने आंसर निकाला। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, जैसे ही पॉजिटिव आ जाए यहाँ रुक जाना। अब इसके आगे के कैश फ्लोज हमारे किसी काम के नहीं, यही इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि ये यहाँ रुक गया, इसके आगे के कैश फ्लोज को भूल जाता है। ठीक है साहब, ये सिंपल का। अब इसी में अगर वो बोलते डिस्काउंटेड वाला कैलकुलेशन करो, तो डिस्काउंटेड में कुछ नहीं करना, जैसे एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फिर क्यूमुलेटिव करके आंसर निकाल देना। बस देखते हैं एक बार, जैसे ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, अपने को बोला है कि भाई कंपनी जो है वो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की दे रखी है। ठीक, तो 10% के पहले तो फैक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे टेबल में से ले लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल में से। प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 10% के फैक्टर, 0 ईयर का तो 1 होता है, फिर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683,
0.621 एंड 0.564। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई करके निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, डिस्काउंट कर दिया और फिर क्यूमुलेटिव करके आंसर निकाल लेंगे। ये आ गए साहब डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब निकालो क्यूमुलेटिव, जैसे पहले कर रहे थे भाई। 5,20,000 कमाने फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में हमने कमा लिए 104,535, तो 415,465 कमाने बच रहे हैं। फिर हमने कमा लिए 94,990, तो 3,20,475 बच रहे हैं। फिर हमने कमा लिए 9,5377, तो 225,098 कमाने बच रहे हैं। फिर हमने कमा लिए 89,473, तो 135,625 कमाने बच रहे हैं। फिर हमने कमा लिए 81,351, तो 54,274 अभी भी कमाने बच रहे हैं। तो लास्ट ईयर में जाके पैसा रिकवर हुआ है साहब 004, यहाँ पे 54,274 प्लस 119,004 64730। तो इन दोनों के बीच में कहीं आंसर है, मतलब मुझे यहाँ पे 5 ईयर्स एंड कुछ महीने लगे। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ 5 पॉइंट समथिंग ईयर्स लगे। अब ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, सिंपल। कितने कमाने थे ईयर के स्टार्ट से पहले? सर 54274 कमाने थे। प्रेजेंट वैल्यू टर्म में इस ईयर में कमा कितने लिए? आपने कमा लिए 119,004, तो 119,004 से डिवाइड कर दो। तो 54274 डिवाइड बाय 119,004, ये आया 0.456। तो 0.46 भी कर सकते हैं, तो 0.46 ईयर लगे। एक तरीका तो ये। एक तरीका ये सोच सकते हो कि भाई 119,004 कमाए हैं एक साल में, तो एक महीने में कितने कमाए? सर 9917 कमा लिए। तो इतने कमाने में कितने महीने लगेंगे? 54274 कमाने में कितने महीने लगेंगे? तो 9917 से डिवाइड कर लिया। तो 5.47 महीने लगेंगे, मोटा मोटी 6 महीने बोल सकते हो। तो 6 महीने लगेंगे। बात खत्म, ये आ गया आंसर। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव निकाला, देखा कैसे ही पॉजिटिव हुआ, जहां पॉजिटिव हुआ है उसके बीच में अब आंसर है। तो 5th ईयर के बाद और 6th ईयर से पहले पॉजिटिव हो गया, 5th और 6th के बीच में हुआ, तो 5th ईयर के बाद और 6th ईयर से पहले, तो 5th ईयर पूरे और कुछ महीने लगेंगे। वो कुछ महीने निकालने के दो तरीके हैं, एक पॉइंट में निकालना चाहो तो डायरेक्टली निकाल सकते हो कि भाई 5th ईयर के स्टार्ट 6th ईयर के स्टार्ट से पहले कितने कमाने थे, 5th ईयर के एंड पे कितने कमाने बच रहे हैं, और 6th ईयर में कमा कितने लिए, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, तो वो आपके पास में आ गया ईयर्स में आंसर। महीने में निकालना तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो ऑल्टरनेट तरीका कि भाई जितने कमाए पूरे साल भर में डिवाइड बाय 12, तो महीने की कमाई आ गई, महीने की कमाई को डिवाइड करा, कमाने कितने थे, तो इतने महीने में कमाई मैंने पूरी कर ली। तो आपके पास दोनों तरीके, आप दोनों में से जैसे चाहो वैसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है साहब, डन है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों मेथड के आंसर्स मैंने आपको बता दिए कैसे कैलकुलेट करने हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो इस कैप्सूल के लिए यहीं पे रुकते हैं। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे तीनों के अंदर, परपेचुटी, एन्युटी वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर ली है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए, जो भी आपको डाउट्स हैं उनको यूज़ कीजिए। मैंने जो तरीके बताएं, शॉर्टकट बताएं, उनको यूज़ करके आंसर निकालिए। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच इस कैप्सूल के लिए, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट कैप्सूल सीरीज के साथ में। थैंक यू सो मच।